पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। किसी भी एक हमारे पास में दर्पण उपस्थित होगा जिससे अवतल या उत्तल दर्पण है तो उसमें क्या संबंध होगा। अब आप सोच रहे हो कि ये फोकस दूरी और ये जो वक्रता त्रिज्या क्या है, तो इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूंगा कि क्या किस प्रकार से आपको संबंध है वो निकालना है। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अध्ययन कर लिया था कि जो आपका अवतल और जो उत्तल दर्पण है, तो अवतल और उत्तल दर्पण की किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी होती है। ठीक है, तो वो चिन्ह परिपाटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको उसका समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, देखो संबंध याद करते हैं। फोकस दूरी वे वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना है हमारे को। अब देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है वो क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने दर्पण बनाया था, ठीक है, तो जैसे हमारे पास में एक अवतल दर्पण है, ये मान लो हमारे पास में क्या है कि अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इस अवतल दर्पण ये होगी मुख्य, क्या होगी, मुख्य अक्ष हो गई, और उसके बाद में मुख्य अक्ष के बाद में ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ध्रुव हो गया। यहाँ पर क्या हो गया भाई, इस प्रकार से गोला बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा। क्या देखो हेडिंग क्या है, फोकस दूरी मतलब स्मॉल है, वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर। इसमें हमारे को क्या बताना है, संबंध बताना है। किसी में संबंध बताने का मतलब आपको उनमें रिलेशन बताना है कि वो इन दोनों एक दूसरे के बराबर है, कम है कि ज्यादा है कि क्या है, उनमें रिलेशन बताना है आपको। बराबर करके रिलेशन बताओगे तभी वहां पर उनमें संबंध पता चलेगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अभी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अवतल दर्पण की सहायता से। किसकी सहायता से, अवतल दर्पण की सहायता से। यहां पर लिख देंगे अवतल दर्पण की सहायता से अवतल दर्पण की सहायता से। ठीक है, ये हमारे को वो ज्ञात करना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी, और यहाँ पर आप पढ़ोगे आगे भी कंपटीशन रहेगा तब भी आपके काम आएगा। ठीक है, आगे की क्लास आएगी तो जैसे आप कंपटीशन वगैरह दोगे तो वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 11th क्लास या 12th क्लास होगी तो 12th क्लास के अंदर भी आपके आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये अवतल दर्पण लिख लिया, यहाँ पर वक्रता केंद्र फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु है, ये ध्रुव हो गया। अब फोकस दूरी कौन सी होती है आपको पता ही होना चाहिए। फोकस दूरी होती है P व F के मध्य की दूरी। भाई ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। वक्रता केंद्र और P के मध्य की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई, इस प्रकार से गोला बनेगा, या तो केंद्र से ये परिधि की दूरी मापो तो वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, या फिर उसको हम P से माप देंगे क्योंकि P परिधि पर उपस्थित है, इस वजह से हम P से C के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और F व P के मध्य की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो हमारे को इनमें संबंध निकालना है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, क्या बोला था कि जो पिछले वीडियो मैंने बोला कि यहाँ पर जो ये जो F है वो दोनों के बीच में होना चाहिए, F है वो दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो क्यों बोला उसका कारण आज हम देखेंगे। तो देखो हमारे को संबंध निकालना है। अब देखो संबंध निकालना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रकाश किरण लेकर आना है। भाई दर्पण का अध्ययन हम कैसे करेंगे, प्रकाश किरणें आएगी, उनसे वो दर्पण से टकराएगी, दर्पणों से परावर्तन होगा, तो उसी सारी चीजों से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन है वो करेंगे। एक बात और इंपोर्टेंट बता दूं कि जो प्रतिबिंब होता है, कोई भी बिंब होता है मतलब वस्तु होती है उससे प्रकाश आता है, कोई भी वस्तु होती है उससे प्रकाश आता है। दर्पण हो चाहे वो समतल हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे गोलीय हो, कोई सा भी हो, उनसे टकराएगा। अगर दर्पण है तो उसका प्रकाश का किरण का परावर्तन होगा, मतलब बिंब के प्रकाश का परावर्तन होगा। और जब भी बिंब के प्रकाश का परावर्तन होगा मतलब वहां पर प्रतिबिंब वो बनेगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि कम से कम कितने किरण आनी चाहिए, बिंब से 2 किरण आनी चाहिए। कम से कम कितने किरण आनी चाहिए, 2 किरण आनी चाहिए। किसी एक बिंब से अगर एक किरण आएगी तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रतिबिंब की परिभाषा बोलूं तो देखो क्या होगी, सुनना वापस अच्छे से, कि किसी बिंब से आने वाली 2 या 2 से अधिक, किसी बिंब से आने वाली 2 या 2 से अधिक किरणें, 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। वापस समझो कि कोई एक बिंब है, उससे दो किरणें आ रही है, वो दर्पण से परावर्तित होगी, परावर्तित होने के पश्चात जिस भी बिंदु पर ये परावर्तित होने वाली किरणें मिल गई ना भाई, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो आपकी किरणें आ रही थी, जो बिंब से आ रही थी, वो दर्पण से परावर्तन से पहले टकरा गई तो वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब अगर हमारे को बनाना है, अगर हमारे को जरूरत है प्रतिबिंब बनाने की, तब दो की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे और भी अच्छे से बात करेंगे, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी हमारे को यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे को एक संबंध निकालना है, तो हम यहाँ पर एक ही किरण लेकर आएंगे। और एक ही किरण कहां से लेकर आएंगे भाई, हम यहाँ पर कोई बिंब नहीं रख रहे हैं, वो किरण आ रही है अनंत से। कहां पर आ रही है? अनंत से। एक और मैंने आपको कल बात बताई थी कि हमेशा बिंब में वो कौन सी साइड में रहना चाहिए, आपका बाईं साइड में रहना चाहिए। कौन साइड में? बाईं साइड में रहना चाहिए, तो बिंब आपका इस साइड में रहेगा। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी। अब जब भी देखो किरण अनंत से आती है ना, तो अनंत से पता नहीं यहाँ पर पीछे से कहां से आ रही होगी, तो अनंत से आ रही है, तो जो भी किरण अनंत से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये क्या आपकी मुख्य अक्ष, तो जो भी किरण अनंत से आएगी, अनंत से, अनंत मतलब कहीं पर भी हो सकती है भाई किरण, लेकिन होगी बाईं साइड के अंदर। ठीक है, कहीं से भी हो सकती है लेकिन होगी बाईं साइड से। मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा तो वो अनंत से है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश, अब अनंत से तो नहीं है, सूर्य की दूरी निश्चित है, फिर भी हम हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा है ना, तो यहाँ पर सूर्य की किरण आ रही है, तो जो किरण अनंत से आएगी ऐसे मानो, वो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने का मतलब इस प्रकार से आएगी। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे, इस प्रकार से। तो पहले दर्शाना पड़ेगा एरो बना के कैसे आ रही है भाई, किरण हमारी आ रही है इस प्रकार से। आगे यहाँ पर अब देखो क्या होगा, ये क्या है, ये है दर्पण, इसका इस साइड में क्या है परावर्तक पृष्ठ, उस साइड में क्या है रजत पॉलिश। क्या किरण आर पार जाएगी? नहीं जाएगी आर पार, तो क्या होगी, कौन सी घटना होगी यहाँ पर? यहाँ पर होगी परावर्तन की घटना। कैसे होगा परावर्तन भाई, ये अवतल दर्पण है, परावर्तन होगा कैसे, किरण ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने बताया था, अगर किरण को ऊपर भेजोगे तो यहाँ पे ये बैठा है, ये क्या कर देगा, वापस नीचे भेज देगा, तो हम वो काम करेंगे नहीं जिसमें हमारे को वापस से आना पड़े। हम पहले ये सिंपल काम कर लेते हैं, हम किरण को नीचे भेज देते हैं। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? किरण को ऊपर भेजो, मान लो भूल गए आप, किरण को ऊपर भेज दो, वापस आ जाएगी टकरा के, तो इसका मतलब हम करें क्या, हम यहाँ पर इसको नीचे भेज देते हैं। भाई इतना हम झंझटी क्यों करें यहाँ पर ऊपर जाने का, तो हम क्या कर देते हैं, इसको नीचे भेज देते। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया था जब फोकस बिंदु की परिभाषा बढ़ाई थी, क्या बढ़ाई थी, तब बताया था कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, वो हमेशा फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। भाई दर्पण से हमारे को प्रतिबिंब बनाने पड़ते हैं ना, तो उनसे बनाने पड़ेंगे, तब हम ये अध्ययन करेंगे जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। लेकिन यहाँ पर भी काम है, आएगा ये, इसलिए आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो किरण किस प्रकार से आपकी कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, तो फोकस बिंदु से गुजार दो, तो ये लो किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, अब ये क्या हुई, ये परावर्तित किरण है ना आपकी, तो इसको एरो से बना के दर्शाना भी पड़ेगा ना आपको, तो ये एरो से हमने दर्शा दिया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आगे, अब मैंने आपको पहले बताया शुरुआत के अंदर कि एक किरण आ रही है, परावर्तित हो रही है, किसी पृष्ठ से परावर्तित हो रही है, तो उस पृष्ठ पर हम क्या बनाते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उस पृष्ठ पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। तो यहाँ पर किरण आई, फिर चली गई, ये किरण कौन सी? आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, तो हमारे को एक अभिलंब भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अभिलंब कहां पर बनेगा? जिस पृष्ठ पर किरण आपतित हुई है ना, उस पृष्ठ के लंबवत बनाना है। अब कौन से पृष्ठ पर, अगर आप केवल इसी की बात करो तो यहाँ पर अब अगर पूरे को लोगे तो फिर कौन सा लंबवत रहेगा, इस जगह के लिए लंबवत, इस जगह के लिए लंबवत, इस जगह के लिए लंबवत, इस जगह के लिए लंबवत। तो आप एक बार इसी के ले लो, ये आपका एक छोटा सा पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ के लंबवत कौन सी लाइन होगी, ये लाइन ही होगी ना भाई, इस पृष्ठ के लंबवत ये लाइन होगी। ठीक है, तो आप छोटी से एक यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पर भाग ले लो इसका, और ताकि हमारे को जो लंबवत किरण है वो, सॉरी लंबवत जो हम अभिलंब चाहिए वो हमारे को मिल जाए। तो यहाँ पर जो ये लाइन ले, तो यहाँ पर लंबवत हमारे को ये मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो लंबवत खींचूंगा ना मैं यहाँ पर, वो सी से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? आपका सी से। तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अभिलंब बना दिया। क्या बना दिया? अभिलंब। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब। तो यहाँ पर दर्शा भी सकते हो, यहाँ पर ये मान लो, चलो इसको एन डेस मानेंगे, अभी आएंगे। ठीक है, आगे अभी एन क्यों नहीं माना उसको भी देखेंगे हम। ये हमने क्या बना दिया? एक अभिलंब बना दिया। क्लियर इतनी बात? अब आगे आओ, जहां पर ये यहाँ पर ये परावर्तित हुई है ना, यहाँ पर ये किरण आई फिर परावर्तित हुई, इसको नाम दे देते हैं एम पॉइंट। क्या दे देते हैं इसको? एम।
इस m से हम यहां पर एक लंब डालते हैं, इस m से हम यहां पर इस पृष्ठ पर लंब डालते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हमने एक लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया हमने n। क्या दे दिया? n। क्लियर इतनी बात? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? आपतित किरण आई, परावर्तित हुई, जिस पृष्ठ पर आपतित होती है उसके लंब को हमने एक अभिलंब खींच दिया, इस पॉइंट पर जहां पर ये परावर्तित हुई उस पॉइंट को हमने m नाम दे दिया, इस अभिलंब को नाम दे दिया हमने n डैश, इस m से हमने एक लंब डाल दिया किस पर? इस मुख्य अक्ष पर। क्लियर इतनी बात? अब आगे देखो, अब आगे यहां पर देखो, ये है आपकी आपतित किरण, ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनता है, ये मान लो। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये देख लो, ये किरण आई, ये इस प्रकार से चली गई, यहाँ पर हम क्या बनाते थे? अभिलंब। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण आर। देखो ये मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूं ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, अभिलंब, तो ये आपको दिमाग के अंदर रखना है। दिमाग के अंदर रखोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये है आपकी आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण, ये है आपका अभिलंब, ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा होगा? ये आपतित किरण है। आपको रटना नहीं है कि यहाँ पर अगर आपको इस साइड में दिखे तो ये आपकी आपतित किरण होगी। मान लो उसने ये दे दिया, इस प्रकार से दिया एरो, तो आपको एरो को देख के चलना है कि किस प्रकार से एरो बन रहे। तो ये अब कोण आर नहीं लिख सकते, अब आपको कोण आई लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कोण आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाले किरण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण है वो कौन सा बनेगा आपका? वो बनेगा कोण आई। ऐसे नहीं कि रटाफिकेशन कर लिया कि इस साइड में जो भी कोण होगा वो कौन सा कोण होगा आपका? वो कोण हो जाएगा आपका कोण आई। तो ऐसा काम है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कोण, कौन सा? कोण आई, ठीक है। मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, केवल आई लिख देता हूं, ये लो आई लिख दिया, ठीक है। अब आ गया हो, ये कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण, चूंकि ये कौन सी है? परावर्तित किरण और ये है आपका अभिलंब, तो ये कोण हो जाएगा आपका आर। क्लियर इतनी बात? क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे देखो, हाँ, अब आपको चूंकि आपको पता है परावर्तन के नियम से कि कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। कोण आई कोण आर के बराबर होता है, ये हमने परावर्तन के नियम पढ़े। परावर्तन के दो नियम है। क्या नियम है? कि कोण आई है कोण आर के बराबर, मतलब जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं, इस आर की जगह में क्या आई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम ये मेरे को यहाँ पर परमिशन देता है लिखने की। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस आर की जगह आई। क्लियर इतनी बात? देखो मैं सारी चीजें लेके चल रहा था, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये कोण आई, ये भी कोण आई हो गया, क्यों? परावर्तन के नियम से। अब देखो आगे, अब आगे आप क्या देखोगे कि एक चीज देखो, ठीक है, जहां पर भी आपको कुछ इस प्रकार का बना दिखाई दे, ये तो जितना कोण ये होता है ना उतना ही कोण ये होता है। जितना कोण ये रहेगा, मतलब आपको कहीं पर ऐसे जेड जेड ये जेड जैसा दिख रहा है ना, तो जेड जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इस प्रकार से दिख रहा है आपको। तो जितना कोण ये उतना ही कोण ये, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा किस कारण से हुआ भाई? आप देखो ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो इसका मतलब जो इस लाइन के गुण होंगे वही इस लाइन के गुण होंगे। तो ये लाइन अगर इस लाइन के साथ में कोण बना रही है कुछ, तो इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे से समांतर है। तो इसका मतलब जितना कोण ये लाइन इसके साथ में कोण बनाएगी उतना ही कोण ये लाइन इसके साथ में कोण बनाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो इसका मतलब जितना कोण ये होगा ना उतना ही कोण ये होगा। समझ गए क्लियर बात? अब यहाँ पर कहां पर बन रहा है ऐसा कहां पर बन रहा है? तो ये देखो, ये आपतित किरण, फिर मैं अभिलंब की तरफ आया, फिर यहां पर गया, तो ये देखो ये यहाँ पर ये जेड बन रहा है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कोण अगर आई है तो ये कोण भी कितना होगा आपका? आई होगा, इसी के माध्यम से, ठीक है। ये कोण आई, ये कोण आई, ये देखो, इसको एज इट इज यहाँ पर देख लो। ये यहाँ पर मैं अभी बनाऊंगा नहीं तो हमारा डायग्राम थोड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए। तो ये कोण इस प्रकार से है, तो ये कोण आई तो ये कोण भी आई, ये कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। अब देखो आगे, तो अब यहां पर ये कोण आ गया हमारा। अब देखो हमारे को थोड़ा सा और करना पड़ेगा। देखो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, आपको कहीं पर दिख रहा होगा, CFM बन रहा है ना।
CFM या MCF मान लो, कौन सा MCF, ठीक है, ये दिख रहा है आपको MCF। तो इसमें इस त्रिभुज के अंदर देखो आपको कोण यहाँ पर कितना I, यहाँ पर कितना कोण I, तो त्रिभुज के दो कोणों का योग बाई कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला कोण I, ये वाला कोण I, तो ये इस त्रिभुज का बाई कोण कौन सा होगा भाई, देखो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बन रहा है। यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ पर बना के बताऊं तो ये वाला जो त्रिभुज है ना वो कुछ इस प्रकार का है, ये लो बना दिया हमने ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का, इसका ये कोण I है, इसका ये कोण भी I है, और हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि अगर त्रिभुज के बाएं जो अंत्यकोण ये योग है वो बाएं कोण के बराबर होता है, तो अंत्यकोण कितने 1 2, तो इसका ये मतलब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 2i, क्यों, क्योंकि ये I तो I प्लस I कितना हो गया 2i। ये आपको जो मैथ्स के फॉर्मूले वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आप पिछली कक्षाओं में भी आप अध्ययन करके आए होंगे तो वहां से भी आपको पता चल गया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हुआ कैसे, अगर किसी को पता नहीं है तो कौन सा कोण देंगे हम 2i, हम कोण देंगे ये वाला कोण दे दिया हमने 2i, क्योंकि ये आपका बन रहा है त्रिभुज MCF, ये कोण I, ये कोण I, ये 2i। ये हमारा इतना काम हो गया, ठीक है। जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया उसको आसानी से ये वो फोकस दूरी और R वक्र त्रिज्या में संबंध आसानी से निकाल लेगा, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं। अब देखो हम लेते हैं यहाँ पर अलग अलग त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज ले, तो उसके लिए देखो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एक त्रिभुज कौन सा MCN में कौन सा त्रिभुज MCN, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको M, ये वाला पॉइंट CN, F नहीं MCN, ये लंब लेना है। जितने भी आप जो भी त्रिभुज लोगे ना उनमें आपका जो ये लंब लिया है ना वो आपको लेना है, क्योंकि भाई अगर हम काम में नहीं लेंगे तो फिर हमने बनाया क्यों है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि जितनी बार भी आप त्रिभुज लो ना कम से कम 2 ही बार लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो MCN, उसके बाद कौन से त्रिभुज लोगे MFN, आपको MCF नहीं लेना है, MCF तो हमने लिया केवल ये 2i निकालने के लिए, आपको लेना है कौन सा MCN, MFN और MCN, ये लेना है, ठीक है, जिसके अंदर n आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो त्रिभुज MCN में क्या, तो त्रिभुज MCN में आप निकालो tan I क्या होगा, क्यों I क्यों लिया मैंने कोण, ये देखो MCN, इसमें देखो ये कोण कौन सा आपका I कोण है, इसका मतलब मैं अगर tan I लिखूं तो क्या होगा। अब आपके पास में देखो tan I के लिए 10 आपने अगर 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, नहीं तो आपके 10th क्लास के अंदर त्रिकोणमिति अगर आपको करवा दिए तो अच्छी बात है, और नहीं करवाई है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति के अंदर आपके वो साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, कोट थीटा, ठीक है, सेक थीटा, ठीक है, इस प्रकार से आपके वो अलग अलग मान मतलब त्रिकोणमिति में ये आते हैं। तो आपको यहाँ पर मतलब इनके है वो आधार समान, इनके मान कैसे निकालते हैं किसी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर थीटा हो तो उसके अंदर अगर आपको साइन थीटा निकालना है, मान लो ये कोई भी इस प्रकार से त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लो ABC है, ये कोण अगर थीटा है और आपको इसके लिए पूछ ले इसके लिए साइन थीटा का मान निकालो, क्या होगा भाई, इसमें त्रिभुज में हमारे को तो भुजा ही है, त्रिभुज में हमारे को भुजा दे रखी है, तो भुजा के आधार पर हम कोण कैसे निकाले, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन सभी के लिए क्या होता है, वो होता है ये LAL बट्टा KA। आपने समकोण त्रिभुज तो पढ़े है पिछली कक्षाओं में, उसमें क्या होता था, कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता था ना। तो यहाँ पर हमारे को यही यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आधार लंब है, मैं इसको सिंपल तरीके में बता रहा हूँ। इस L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या होगा, ये वाला है ना पहला वाला, ये इस प्रकार से साइन थीटा होगा ना, तो साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, अगर आप किसी त्रिभुज का लंब और कर्ण का भाग दे दोगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा। वापस समझो कि ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय मान होते हैं, इन त्रिकोणमितीय मानों को अगर मान लो हमारे पास में कोई एक त्रिभुज है, उसमें हमारे को थीटा दे रखा है, ये भुजाएं दे रखी है, और हमारे को पूछा इस थीटा को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, थीटा को ज्ञात करना है। तो थीटा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में इतने तरीके, ये इतने सारे हैं,
इन इन सब का मान ज्ञात करने के लिए हमारे को पहले आधार लंब ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आधार लंब पता करने के लिए हमें ये तो देखना है भाई साइन थीटा किसके बराबर है, कौन से आधार बटा कर्ण के, एक लंब बटा आधार के किसके बराबर होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया लाल बट्टा कब का, लाल बट्टा कब LAL बटा KA, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, शायद मेरे हिसाब से पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ाया तो फिर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो साइन थीटा जब भी आए तो आप मतलब लंब बटा कर्ण लिखो, और अगर उसके बाद देखो कोस, जब भी कोस आए आपको कोस का मान पूछे तो आप आधार बटा कर्ण लिखो, जब भी टेन आए तो आप लंब बटा आधार लिखो, ठीक है। इतना मैं ध्यान दो, आगे मत जाओ आप, आगे तो आप पढ़ ही लोगे वहां पर, ठीक है। मैं आपको इतना बताऊंगा अभी। तो अगर आपको साइन थीटा का मान चाहिए किसी त्रिभुज के लिए तो यहां पर आप क्या करोगे, लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज के लिए बात करूं तो लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा। तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा बराबर आएगा लंब, लंब कौन सा है AC बटा कर्ण कौन सा है, कर्ण ये है AB, है ना। यहाँ पर इसी प्रकार से अगर आपको मान पूछ लिया जाएगा आप कोस थीटा का निकालो, तो कोस थीटा कैसे निकलेगा, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, आधार है BC और कर्ण कौन सा है AB। ये तो पता है ना, थीटा के सामने वाला लंब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। लंबी वाली जो आपका है ना ये वाली लाइन है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है, लाल बट्टा कक्का। पढ़ा दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, नहीं समझाया तो एक बार फिर से देख लेना, तो आ ही जाएगा, ऐसे थोड़ी समझ नहीं आएगा। अब देखो हमारे टॉपिक पर आते हैं, क्या चाहिए हमारे को, 10i चाहिए, ठीक है। अब 10i है, 10i निकालना तो कैसे निकालोगे, लाल बट्टा का आपको पहले ये देख लो, तो मतलब tan थीटा किसके बराबर होगा, लंब बट्टा आधार के, किसके बराबर होगा, लंब बट्टा आधार। अब कौन सा त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज लिया MCN में। अब इसमें आप बाकी सबको भूल जाओ, आप केवल MCN को ही देखो, बाकी को भूल जाओ, MCN को देखो। तो MCN में बताओ मेरे को, ये थीटा है भाई, ये कोण आई है, थीटा जो भी है ये हेतु कोण है ना, तो कोण के सामने वाला तो क्या होता है आपका लंब, ये होता है आधार, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे को चाहिए क्या, हमारे को लंब चाहिए पहले, तो लंब क्या है आपका MN, तो ये लिख दिया हमने MN बट्टा, फिर क्या चाहिए हमारे को आधार, भाई ये है ना 10 के लिए ये वाला है, तो लंब बटा आधार, लंब तो ये MN हो गया, बटा आधार कौन सा हो गया, CN हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, CN। समीकरण नंबर 1, कोई कंफ्यूजन, चलो कोई नहीं है तो आगे देखते हैं, अभी इसको मिटा देता हूं। याद रखना है क्या है, लंब बटा आधार। अब आगे हो, आगे क्या है, अब अगला त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज कौन सा, MFN में 10, अब कौन सा है यहाँ पर, इस MFN में देखो क्या है, 2i है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, tan 2i का मान लिखना है। ध्यान रखना आपको tan का मान लेना, नहीं कि साइन कोस उनका लेना है, आप tan लेके ही करोगे, ठीक है। तो tan 2i, तो tan 2i लोगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 2i है, एक बार थीटा मान लो उसको, उसके में क्या फर्क करना पड़ने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर आगे रखना पड़ेगा। तो आप इससे अच्छा tan 2i लोगे, यहाँ पर आपको कोई मान नहीं निकालना है, कितना मान है वो क्या है, आपको बस अभी मैं आगे बताऊं पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, लंब बटा आधार होता है 10, तो लंब क्या है आपका, लंब MN है, बटा आधार क्या है, आधार FN, क्या है FN, इसको समीकरण दो दो। अब देखो क्या, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु N P पर होगा, क्या, दर्पण का द्वारक, द्वारक क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अगर ये बहुत छोटा होने का मतलब ये वाली दूरी बहुत कम है, बहुत दूरी का मतलब बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। दर्पण क्या बिल्कुल छोटा सा है, तो ये जो N पॉइंट होगा ना, ये N पॉइंट वो आपका P पॉइंट पर ही होगा, N है वो कहां पर होगा, P पर ही, मतलब N और P में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। अगर ये बहुत छोटा होगा तो N है ना वो लगभग P पर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जितनी दूरी आपकी CN की होगी, इसका मतलब इसलिए CN है वो लगभग, ये लगभग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। CN कौन सी दूरी है, ये वाली CN है वो लगभग CP के बराबर होगी, मतलब CN है वो लगभग CP के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये N है वो P पर ही है, तो या तो आप CN लिखो या CP लिखो, एक ही बात है, CN लिखो चाहे CP लिखो एक ही बात है। कब, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब, तो CN की जगह में क्या लिख सकता हूं, CP,
ठीक है, अब बात करते हैं आगे और कौन सा, मैं एफ एन की जगह क्या लिख सकता हूं, एफ एन की जगह मैं लिख सकता हूं, एफ एन की जगह लिख सकता हूं मैं एफ पी, क्या लिख सकता हूं, एफ पी। और जब बहुत ज्यादा, जब आपका है वो क्या होगा, दर्पण का बहुत ज्यादा द्वार छोटा होगा ना, तो ये कोण भी लगभग आपके 0 के बराबर होंगे, कोण भी किसके बराबर होंगे, आपके 0 के बराबर होंगे। तो कोण अगर 0 के बराबर होंगे तो कोण 0 के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लो आप कि जो आपके कोण है वो लगभग क्या मान लो, आई कोण है वो लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है ना। तो यहां से मैं tan i का मान निकालूंगा, तो tan i का मान क्या होगा, tan i कितना होगा भाई, i का मान 0 है, तो tan 0 का मान कितना होगा, tan 0 का मान है वो आपका i का मान 0 रखोगे तो tan 0 का मान भी कितना होता है, 0। tan का जो 0 का मान है ना 0 डिग्री का, वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई ये कौन साइड है आपकी, ये इस साइड वाली, ये आपकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड, इस साइड में 0 0 है, इसका मतलब यहाँ पर ये साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इन दोनों से कि tan i वो किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा, tan i वो किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। भाई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उनमें से जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इसका मतलब ये और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि मैंने बराबर, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा था इसलिए कोण आई है वो लगभग 0 था, हमने मान लगभग 0 है। तो जब लगभग 0 होगा तो यहाँ पर आप tan i का मान निकालो। अब चूंकि i आपका 0 है तो tan 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये बराबर है, तो मतलब ये भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब मैं tan i को क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। क्या मैं इसी प्रकार से ये भी लिख सकता हूँ कि tan 2i को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2i, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल 2i लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। tan i को मैं क्या लिख सकता हूँ, i, tan 2i को मैं लिख सकता हूँ 2i, और cn की जगह cp, fn की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, fp रख सकता हूँ जब दर्पण का द्वारक बहुत है छोटा है। अब वापस से आते हैं इसमें, देखो tan i की जगह मैं क्या रख दूं, केवल सीधा i लिख दूं। फिर देखो mn, चलो इसको ऐसे रहने दो, mn बट्टा नीचे क्या cn, cn की जगह मैं क्या रख सकता हूं, cp, क्या रख सकता हूं मैं, cp, ये लो cp रख दिया। अब उसके आगे बाद में देखो आगे, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। यहां से i बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, i बराबर mn, ठीक है, mn बटा cp, cp की जगह क्या रख सकता हूं, ये देखो cp क्या एक दूरी है ना, तो c और p केंद्र और परिधि की मध्य की दूरी क्या होती है, ये गोला बनेगा तो ये केंद्र होगा, तो केंद्र और ये क्या है, ये आपकी दूरी r, क्या ये दूरी r है ना। यहाँ पर ये f और ये p है, तो ये f और p के मध्य ये फोकस बिंदु, ये ध्रुव है, इसके मध्य की दूरी होती है फोकस दूरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये r हो गई, ये f हो गई। तो मैं यहाँ पर cp की जगह क्या लिख सकता हूँ, cp की जगह मैं लिख सकता हूँ r, cp की जगह क्या लिख सकता हूँ r। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपको चिन्ह रखने की आवश्यकता नहीं है, क्या रखने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हमें चिन्ह परिपाटी से चलना पड़ता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको आगे पता चल जाएगा क्यों चिन्ह रखना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो आगे, ये आगे हमारे पास में, इसको समीकरण दे दो नंबर 3। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसके दूसरे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूं, सीधा tan 2i की जगह सीधा 2i लिख देता हूँ। भाई वहां से हमने देख लिया, भाई tan 2i की जगह मैं 2i रख सकता हूँ। उसके बाद में क्या आगे mn बट्टा नीचे क्या है, नीचे fn की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, fp रख सकता हूँ। और fp का मान क्या है, fp का मान है स्मॉल f, तो ये स्मॉल f, इसको दे दो समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 भाग 4 से, समीकरण 3 भाग 4 से, 3 और 4 का भाग दे दो, 3 4 का भाग दो तो क्या आएगा, i बट्टा 2i बराबर i बट्टा 2i। ठीक है, बराबर क्या होगा, पहले ऊपर वाला लिख दो mn बट्टा r। अब जब इसको रखोगे तो या तो यहाँ पर नीचे रखो या फिर क्या उल्टा हो जाएगा, नहीं है ऊपर f आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा, mn आ जाएगा। mn से mn कैंसिल, i से i कैंसिल, आगे क्या होगा, यहाँ पर i से i कैंसिल होगा तो यहाँ बच गया 1 बट्टा 2 बराबर क्या हो गया, f बट्टा r आ गया। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये r को ऊपर भेज दो तो मतलब आपका f बराबर हो जाएगा r/2। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, सही तरीके से पक्षांतर नहीं करना, गलती कर देता हूँ। r को ऊपर भेजोगे तो r/2 आएगा, r/2 वो किसके बराबर होगा, f के बराबर, तो इसलिए आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पक्षांतरण कैसे करना है, जोड़ भाग कैसे करनी है। ये जब मैंने लिखा तो उल्टा लिखा इसको। ठीक है भाई, ये नियम है ना सारे गणित के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह बराबर आ गया r/2 और यही हमारा क्या है, संबंध है किसमें,
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब इससे पता क्या चला कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नहीं समझ में आया? देखो बताता हूं मैं आपको। मान लो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। कौन है 40 सेंटीमीटर? आर 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या ये 40 सेंटीमीटर। तो एफ कितना आएगा बताओ? इस फॉर्मूले से एफ बराबर आर का मान रखो कितना, 40/2, मतलब कितना आया 20 सेंटीमीटर। कितना आया? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वक्रता त्रिज्या आपकी 40 सेंटीमीटर थी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है ना यहाँ पर। तो ये तो बात बोलना चाह रहा हूं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फोकस दूरी है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी है। इसीलिए तो हम एफ को बीच में रखते हैं ना, इस फोकस बिंदु को बीच में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? बीच में रखते हैं, बिल्कुल बीच में, सी और पी के मध्य बिल्कुल। क्योंकि जितनी ये दूरी है ना उसकी आधी दूरी कर लोगे, इस आर की आधी दूरी कर लोगे तो वो फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझ निकाला। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आर बराबर, ये 2 को इधर भेज दो, आर बराबर 2f। इसका मतलब अगर आप इस f और f को f प्लस f करोगे ना तो वो किसके बराबर होगा? आपके r के बराबर होगा। ठीक है, अगर जो फोकस दूरी है उसको 2 बार जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी वक्रता त्रिज्या वो बन जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट है वो कर लिया। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बाकी की जो भी अगले हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो आपको इसको अच्छे से वो दिन करना है, बस तरीके से चलना है, आपकी कहीं पर गलती होने की गुंजाइश है वो नहीं रहेगी। बाकी का दिन हम अगले वीडियो लेक्चर में